हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन नेशनल आर्मी प्लस आजाद हिंद गवर्नमेंट, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है ये। ऑलरेडी हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 1500 प्लस एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, जो रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आते हैं और प्रोबेबली फ्यूचर में आ सकते हैं हर एग्जाम से रिलेटेड। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईएनए प्लस में आजाद हिंद गवर्नमेंट। इसका मेन फोकस उसी फील्ड का राउंड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन विच कंट्री? इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किस कंट्री में किया गया था और किसकी सपोर्ट से किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया गया था सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर के अंदर फॉर्म किया गया था। कब फॉर्म किया गया था? 1942 में सिंगापुर के अंदर फॉर्म किया गया था विद द सपोर्ट ऑफ जैपनीज गवर्नमेंट, ठीक है। उस टाइम पे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जापान ने जो इंडियन जो लोग गए हुए थे वहां पे वॉर करने के लिए जापान के साथ, तो उनको जो कैप्चर कर लेते थे ना जापान, तो उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बोल देते थे, दे देते थे, ठीक है। तो उनमें से ही एक मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। उनके द्वारा जापान के साथ मिलके ये प्रिजनर ऑफ वॉर्स को लेके एक तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था 1942 में सिंगापुर के अंदर। देखो, थियोरेटिकल भी पूरा आपको कवरेज मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर में सब कुछ इंक्लूड किया हुआ हूँ। ऐसे मत सोचना कि बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन कन्वर्ट करवा रहे हैं आपको, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थियोरेटिकल पोर्शन भी आपका कवर होगा। तो पहली बार आईएनए जो फॉर्म होती है ना, वो सिंगापुर के अंदर फॉर्म होती है 1942 में। वो 10 दिसंबर तक जाते जाते डिसबैंड कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि मोहन सिंह के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे और जापानीज गवर्नमेंट के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसमें थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इसको बंद करना पड़ता है। पर बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस की हेल्प से दोबारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिवाइव किया जाता है अगेन साउथ ईस्ट एशिया में 1943 में, ठीक है। दो बार बनती है, पहले मोहन सिंह के अंदर, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया? पहला पर्सन कौन था जिसने इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी स्टैब्लिश की थी आउटसाइड इंडिया? तो ये पहली बार स्टैब्लिश की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह एक ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, जिनको कैप्चर कर लिया गया था जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था इंडियन आर्मी को ऑर्गेनाइज कराने का विद द प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ, ठीक है। एक तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी बनाई गई थी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसके द्वारा बनाई गई थी, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। और साथ साथ में रास बिहारी बोस जो थे, जो 1915 में मतलब ये गदर पार्टी का जो इशू हुआ था, तो उसके बाद वो जापान चले गए थे, ठीक है, पकड़े जाने के डर से। तो फिर वहां से उन्होंने एक तरीके से पॉलिटिकल गाइडेंस दिया था इस बॉडी को स्टेब्लिश करने का, इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी को, ठीक है। बनाया किसने था? कैप्टन मोहन सिंह ने। और जो सपोर्ट था, पॉलिटिकल गाइडेंस था, रास बिहारी बोस का देखा जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि पॉलिटिकल गाइडेंस किसका था? रास बिहारी बोस का था, ठीक है। और उन्होंने साथ साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी फॉर्म की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा ही। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा इसको रिकॉग्नाइज किया, मतलब दोबारा से रिवाइव किया था इस गवर्नमेंट को, इंडियन इंडिपेंडेंट आर्मी को। फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वाज डिसबैंडेड ड्यू टू विच रीजन? जो पहली आईएनए बनी थी, उसको किस रीजन की वजह से डिसबैंड कर दिया गया था? डिफरेंसेस आ गए थे विद जापान अथॉरिटी, किसके? मोहन सिंह के। तो डिफरेंसेस की वजह से इसको पहली बार एक तरीके से डिसबैंड कर दिया गया था 1942 में, दिसंबर के अंदर ही डिसबैंड कर दिया था, ठीक है। व्हाट वाज द व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी डिसबैंडेड? कब डिसबैंड की गई थी? दिसंबर में जाके। रीजन क्या थे? कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंसेस आ गए थे मोहन सिंह और जापान गवर्नमेंट के। हु वाज द who was appointed commander in chief of Indian National Army at Bangkok Conference 1942? जो बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी की, तो उसके अंदर एक तरीके से कमांडर इन चीफ किसको अपॉइंट किया गया था? देखो, 1942 में आईएनए बनी थी किसके अंदर? मोहन सिंह के अंदर। रास बिहारी बोस तो बस पॉलिटिकल गाइडेंस थे, तो सुभाष चंद्र बोस के अंदर तो 1943 में बनी थी। तो ये तो आंसर होंगे नहीं ना, रास बिहारी बोस होंगे क्योंकि गाइडेंस दे रहे थे। और तीसरा कौन बचा? कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि ये तीन इस टाइम पे रिलेटेड थे। शाहनवाज खान बाद में आएंगे, जब सुभाष चंद्र बोस आएंगे, तो कैप्टन मोहन सिंह विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमांडर चीफ इन्हीं को बनाया गया था 1942 के अंदर। और रासबिहारी बोस क्या थे, पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, एक तरीके से पॉलिटिकल गाइड थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कब फॉर्म की गई थी और किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा फॉर्म की गई थी। ईयर पूछ सकता है, किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई थी वो पूछ सकता है। रास बिहारी के दोस्त के द्वारा एक तरीके से स्टेब्लिश की गई थी ये बॉडी, ठीक है।
बाद में ये इसकी लीडरशिप वो सुभाष चंद्र बोस को दे देंगे जब उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो लीडरशिप छोड़ के आईएनए की भी और इसकी भी छोड़ के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के रासबिहारी बोस के और संन्यास ले लेते हैं एक तरीके से। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई थी? रासबिहारी बोस के द्वारा, तो वही पहले प्रेसिडेंट होंगे इसके। 1942 में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्टेब्लिश किया गया था इसको। हु ट्रांसफर्ड द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का चार्ज किसने ट्रांसफर किया था? देखो 1942 में कैप्टन मोहन के अंदर जो बनी थी वो तो डिसबैंड कर दी गई थी, तो कैप्टन मोहन तो बचे ही नहीं रोल में। बचा कौन? रास बिहारी बोस, जो पॉलिटिकल गाइडेंस दे रहा था। तो उसी के द्वारा बाद में एक तरीके से जो चार्ज था ना आईएनए का, वो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया 1943 के अंदर। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट, सॉरी, हाँ मतलब ये पूछ रहा ना किसने चार्ज दिया, तो रास बिहारी बोस करेक्ट आंसर होगा, सी आंसर, ठीक है। 1943 में जुलाई के अराउंड ये चार्ज दिया गया था, आईएनए का भी और साथ साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, दोनों का। और साथ ही साथ उसके बाद सुभाष चंद्र बोस खुद से ही एक तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, आजाद हिंद गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, 1942 में अक्टूबर के अंदर, ये चार्ज वगैरह लेने के बाद। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आईएनए बिफोर सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे आईएनए के? पहले कौन बने थे? कैप्टन मोहन सिंह बने थे, पर 1942 में डिसबैंड कर दिया जाता है उनके अंदर वाली एक तरीके से आईएनए को। पर उसके बाद इंटरमीडिएट टाइम में कोई नहीं होता, फिर बाद में जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो वो लीडरशिप संभालते हैं। यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, ये फेमस स्लोगन किसके द्वारा दिया हुआ है? वाज गिवन बाय होम? तो ये स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, मेनली जब एक तरीके से अपने जो सैनिक होते थे उनमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, तो ये स्लोगन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, एक तरीके से सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए, इंडिपेंडेंस लाने के लिए। तो ये इस तरीके का एक आइडियोलॉजी उन्होंने लेके चले थे और साथ साथ में स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विद रेफरेंस टू स्लोगन जय हिंद, जय हिंद का एक स्लोगन दिया हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं किसके द्वारा दिया गया था। स्लोगन जो जय हिंद का है ना, वो पहली बार कब दिया गया था? 1907 में दिया गया था, चंपा करमन पिल्लाई के द्वारा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्लोगन दिया हुआ था 1907 में चंपा करमन पिल्लाई के द्वारा, जय हिंद, ठीक है। मतलब हिंद की जीत होगी एक तरीके से, टर्म का मतलब ये है, हिंद की जीत होगी। तो सबसे पहले 1907 में दिया गया था, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने अडॉप्ट किया और उसको पॉपुलराइज किया, कब? जब उन्होंने आईएनए वगैरह के चार्ज वगैरह लिए थे, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिल्ली चलो वगैरह ये सब, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, वो सब वगैरह। और बाद में जय हिंद को भी पॉपुलराइज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जब उन्होंने एक तरीके से आईएनए की एक तरीके से ऑफिशियल ग्रीटिंग के दौरान, ठीक है। और आबिद हसन सफरानी सजेस्टेड द स्लोगन टू सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कैसे पॉपुलराइज किया, कौन बताया सुभाष चंद्र बोस को इस आइडिया के बारे में, जय हिंद के स्लोगन के बारे में? आबिद हसन सफरानी, इसका नाम भी याद रखना है, इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था। पहली बार किसने कॉइन किया था ये? चंपाकरमन पिल्लाई के द्वारा। और पॉपुलराइज किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तीनों याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सुभाष चंद्र बोस ने ये स्लोगन दिया था, नहीं, ये स्लोगन दिया गया था चंपाकरमन पिल्लाई के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी को सजेस्ट किया गया था आबिद हसन सफरानी के द्वारा, और इन्होंने इसको अडॉप्ट किया और पॉपुलराइज किया, सुभाष चंद्र बोस। तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टेंशन मत लेना, प्रॉपर जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन में जाके खुद से प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम आएगी सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेना, सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ है इसमें, नोट्स की तरह ही है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। मैच लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। दो लिस्ट दी हुई हैं, कुछ मतलब एक तरीके से स्लोगन्स दिए हुए हैं, किसने बोला है ये, मैच द मतलब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है एक तरीके से। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? डू एंड डाई किसने दिया था? ठीक है, अब डू एंड डाई तो गांधी जी का पता ही होगा, इंकलाब जिंदाबाद जब बॉम्ब फेंकते हैं ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली के अंदर, तब दिया था उनके द्वारा इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह आएगा या बटुकेश्वर दत्त आएगा, कोई सा भी, ठीक है। यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जय हिंद में बचा कौन? ऑप्शन देख लेते हैं। जय हिंद इन्होंने दिया था 1907 में, चंपाकर में पिलाई, अभी हम थोड़े देर पढ़े थे। और ये इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, डू एंड डाई महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो प्लीज डू रिमेम्बर टू प्रैक्टिस, मतलब ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं आजकल। इसमें क्या होगा कि महात्मा गांधी भी आ गए, सुभाष चंद्र बोस भी आ गए, भगत सिंह भी आ गए, चंपा, मतलब जितना मेजर स्लोगन्स दिए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सर का एक तरीके से कंबाइंड क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है। द स्लोगन दिल्ली चलो इज गिवन बाय whom? किसने दिया था दिल्ली चलो का स्लोगन? दिल्ली चलो का स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्यों दिया गया था? एक तरीके से जब बैटल फील्ड बैटल कराई था एक तरीके से ये, एक तरीके से इंडिया की तरफ एडवांस करने के लिए 1944 में। ठीक है। एक तरीके से मार्च थी दिल्ली चलो का मतलब है मार्च टू दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था 1944 में। 1943 में उन्होंने चार्ज दिया था, गवर्नमेंट फॉर्म की थी अपनी, और 1944 में जब इंडिया की तरफ वो एडवांस कर रहे थे तब ये स्लोगन दिया गया था, दिल्ली चलो। तीन स्लोगन पढ़े थे इससे रिलेटेड हमने, ये जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, दिल्ली चलो वाला इन्होंने दिया था, यू गिव मी ब्लड आई विल बी फ्रीडम इनके द्वारा दिया हुआ था। और साथ साथ में तीसरा कौन सा था? अभी पढ़ा है, जय हिंद वाला। वो उन्होंने अडॉप्ट किया था और उसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज मतलब नोट डाउन करते रहना, शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना हेल्पफुल रहता है आपके एग्जाम के लिए। स्लोगन दिल्ली चलो वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम विच प्लेस? कब दिया था इन्होंने, किस लोकेशन से दिया था? सिंगापुर से दिया था। ठीक है। दिल्ली चलो का एक तरीके से स्लोगन दिया था सिंगापुर से इन्होंने। सिंगापुर क्या था? एग्जाइल में उनका एक तरीके से हेडक्वार्टर था, जो और जो एग्जाइल कैपिटल भी बोलते हैं कि जो इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी ना, इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट, वो एग्जाइल गवर्नमेंट बोल देते हैं सिंगापुर को। 1943 के अंदर दिया हुआ था इन्होंने दिल्ली चलो का एक तरीके से स्लोगन, सिंगापुर से। और बाद में जब इंडो बर्मा बर्मा नेपाल कैंपेन होता है 94 में, तब इसको एक तरीके से और पॉपुलराइज किया गया था। विद रेफरेंस टू स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम कंसीडर द फॉलोइंग। स्लोगन वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सही बात है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इट वाज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द स्पीच टू इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ, स्पीच में एक टाइम पे दिया था उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को स्पीच देते हुए। द स्पीच वाज मेड इन बर्मा प्रेजेंट डे इन जुलाई 1944। हाँ, जब इंडिया की तरफ वो मार्च कर रहे थे ना, एक तो दिल्ली चलो वाला स्लोगन जो था, ठीक है, वैसे ही गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये वाला इन्होंने जब म्यांमार में इनकी आर्मी पहुंच चुकी थी जुलाई 1944 में, तब इनके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ वुमेन रेजिमेंट? एक वुमेन रेजिमेंट फॉर्म की थी इन्होंने इंडियन नेशनल, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेजिमेंट थी, उसमें से एक रेजिमेंट थी वुमेन रेजिमेंट। तो वो वुमेन रेजिमेंट का नाम क्या था, किसके नाम पे रखा गया था? रानी की झांसी रेजिमेंट, झांसी की रानी पे लिखा रखा था इन्होंने उसका नाम। ठीक है। एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इंक्लूजन करने के लिए उस गवर्नमेंट में। ठीक है। और इसकी लीडरशिप लक्ष्मी सहगल को दी गई थी, कैप्टन लक्ष्मी इनको बोलते हैं, वो लीडर थी इसकी, रानी झांसी रेजिमेंट की। हु लेड द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, किसने लीड किया था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कई बार लक्ष्मी स्वामीनाथन भी आता है, ये शादी के बाद इनका सरनेम चेंज हो गया था, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन भी आ सकता है, लक्ष्मी सहगल भी आ सकता है। कोई सा भी मतलब एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, तो लक्ष्मी याद रखना आप ढंग से। द न्यू ब्रिगेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज रेज्ड इन टाइपिंग मलाया। इस लोकेशन पे एक नई ब्रिगेड लॉन्च की गई थी सितंबर 1943 में। जैसे रानी की झांसी रेजिमेंट था ना, ऐसे एक और रेजिमेंट थी, उसको ब्रिगेड, वो ब्रिगेड थी नई। कहाँ पे बनाई गई थी? ताइपिंग मलाया के अंदर, सितंबर 1943 के अंदर। तो उस ब्रिगेड का नाम क्या रखा गया था? उस ब्रिगेड का नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड। और ये गांधी नेहरू आजाद ये पहले ही बन चुकी थी। उस ब्रिगेड का नाम था ताइपिंग मलाया में जो बनाई गई थी 1943 के अंदर, सुभाष ब्रिगेड। बाकी सबसे पहले गांधी ब्रिगेड बनाई गई थी इनके द्वारा, फिर उसके बाद नेहरू ब्रिगेड थी थर्ड, और सेकंड पे आजाद ब्रिगेड थी, और ये सुभाष ब्रिगेड फोर्थ थी, और फिफ्थ पे रानी झांसी ब्रिगेड। चारों के नाम याद रखने हैं, गांधी वाली, फिर अपना आजाद वाली, फिर नेहरू वाली, फिर सुभाष ब्रिगेड, और रानी झांसी भी थी अलग। हु वाज द हेड ऑफ सुभाष ब्रिगेड? सुभाष ब्रिगेड जो बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर, तो उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे शाहनवाज खान। इनका नाम याद रखना है, अभी इनका दोबारा से नाम आएगा बाद में। शाहनवाज खान याद रखना, हेड किसके थे? सुभाष ब्रिगेड के। जो कहाँ पे बनाई गई? ताइपिंग मलाया के अंदर, सुभाष ब्रिगेड, लीड बाई शाहनवाज खान। ये एक सीनियर आईएनए ऑफिसर थे। और बाद में शाहनवाज खान ना, जो रेड फोर्ट पे ट्रायल होंगे, उसमें भी इंक्लूड होते हैं ये। एक तीन लोगों के ट्रायल होते हैं रेड फोर्ट पे, जिनको डेथ पनिशमेंट दी जाती है, बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है पर प्रेशर की वजह से, बट उनमें से तीन में से जिनको डेथ सेंटेंस दी जाती है ना, ये शाहनवाज खान उन तीनों में से एक थे।
When did सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट जिसको बोलते थे, ये कब फॉर्म की गई थी? अक्टूबर 1943। अक्टूबर कौन से देखने को मिल रहा है? ये ना 21 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म की थी, ठीक है। और इस गवर्नमेंट के अंदर ये खुद खुद के लिए क्या कौन कौन सी पोस्ट रखी थी? ये बोलते थे कि मैं हेड ऑफ स्टेट भी मैं ही हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी मैं ही हूँ, और मिनिस्टर ऑफ वॉर भी मैं ही हूँ। ये तीन पोस्ट इन्होंने अपने लिए रखी थी, ठीक है। और ये इसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया था? एक्सिस गवर्नमेंट। एक्सिस मतलब जो एक्सिस पावर थी ना, अलाइड और एक्सिस पावर के बीच में वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो एक्सिस पावर थी उसमें जापान, जर्मनी, इटली वगैरह ये सब थे। तो ये जापान की तरफ से हेल्प मिल रहा था, तो एक्सिस पावर ने इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया था, इसको, इसकी गवर्नमेंट को। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, जिसको आजाद हिंद गवर्नमेंट बोलते हैं, किस जगह पे बनाई गई थी? इसको फॉर्म कहाँ पे किया गया था? लोकेशन क्या थी? सिंगापुर में किया गया था। और कैपिटल क्या रखी गई थी? कैपिटल इंडेक्स जो है उस गवर्नमेंट की जो ये बनाई गई थी आजाद हिंद गवर्नमेंट, सिंगापुर ही रखी गई। तो उस गवर्नमेंट को कहाँ बनाया गया था? सिंगापुर में बनाया गया था। व्हेन एंड वेयर मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया शिफ्टेड? कब शिफ्ट किया गया था मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर था प्रोविजनल गवर्नमेंट की फ्री इंडिया का? उसको शिफ्ट कब किया था? 1944 में, जब बर्मा पहुंच गया था ना, रंगूर, तब जनवरी 1944 में हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया था सिंगापुर टू बर्मा। मतलब दो लोकेशन याद रखनी है, पहले हेडक्वार्टर सिंगापुर था, फिर बाद में उसके बाद बर्मा। द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंद गवर्नमेंट, वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था? देखो, एक्सिस पावर ने रिकॉग्नाइज किया था, अलाइड वाले इनके अगेंस्ट थे, जो जापान, जापान की साइड थे, ठीक है। मतलब जापान वाले एक्सिस पावर की तरफ थे। तो जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड, इन सब के द्वारा इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था। तो सारे के सारे सही हैं ये, छह के छह ऑप्शन, ठीक है। और बाकी और कंट्रीज भी देख लेते हैं। जो 9 एक्सिस पावर थे ना, उन सब ने इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया था, ये याद रखना, 9 पावर्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया। सुभाष चंद्र बोस डिक्लेयर्ड अंडमान निकोबार एज फर्स्ट डेलिब्रेटेड इंडियन टेरिटरी ऑन विच डेट? मतलब सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार के आइलैंड के को एक तरीके से फर्स्ट लिबरेटेड इंडियन टेरिटरी घोषित किया था, किस डेट पे किया था? देखो, पहले इसको कैप्चर किसने किया था? जापान गवर्नमेंट ने, ये अपने प्रिजनर वॉर के साथ मिलके। तो उसी के साथ एक तरीके से फर्स्ट लिबरेटेड इंडियन टेरिटरी इन्होंने बोला था इसको। तो ये कब बोला था? 1943 में, दिसंबर के अंदर, दिसंबर 1943 में। और साथ साथ में जो अंडमान का अलग नाम रखा गया था, निकोबार का अलग रखा गया था। अंडमान का क्या लिखा रखा गया था नाम? अंडमान को इन्होंने बोला था एक तरीके से स्वराज द्वीप, और निकोबार को शहीद द्वीप, ठीक है। अंडमान को एक तरीके से शहीद द्वीप, और निकोबार को स्वराज द्वीप। ऊपर पहले शहीदी होगी, फिर उसका स्वराज मिलेगा। ये इन्होंने उनके नाम रखे थे। पहला 1943 में दिसंबर में एक तरीके से लिबरेटेड टेरिटरी घोषित किया था। एट विच प्लेस डिड सुभाष चंद्र बोस होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग इन अंडमान? अंडमान आइलैंड में उन्होंने झंडा कहाँ फहराया था? अंडमान आइलैंड के अंदर। तो इनके द्वारा जो झंडा फहराया गया था, उसको फैलाया गया था जिम खाना ग्राउंड, न्यू, जिसको अभी बोलते हैं नेताजी स्टेडियम, वहां पे इनको फहराया गया था ये झंडा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। जो नाम चेंज किए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आइलैंड्स के, अंडमान का नाम क्या रखा गया था, निकोबार क्या रखा गया था? देखो, पहले शहीद होगा कोई ना कोई, फिर उसका स्वराज मिलेगा, ये याद रखना, अंडमान शहीद, निकोबार स्वराज, दोनों के नाम चेंज कर दिए गए, ठीक है। और आज की डेट में शहीद द्वीप किसको बोलते हैं, स्वराज द्वीप किसको बोलते हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। 2000 मतलब 2017-18 के अराउंड ये डिक्लेयर किया गया था। अब दो आइलैंड है अंडमान निकोबार, अंडमान के अंदर। वो दो आइलैंड को अब एक को स्वराज द्वीप बोलते हैं, को शहीद द्वीप बोलते हैं। ये पुराना है अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड का। बट अभी रिसेंट जो, मतलब एक लेटेस्ट जो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, वो अलग है। वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर गवर्नर ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड बाय आजाद हिंद गवर्नमेंट? जब इन्होंने लिबरेट कर लिया था अंडमान निकोबार आइलैंड को, तो उसके बाद वहां का चीफ कमिश्नर, एक तरीके से गवर्नर, किसको अपॉइंट किया गया था? किसको ये अध्यक्षता दी गई थी? ये दी गई थी एडी लोगनाथन को। एडी लोगनाथन को एज इन गवर्नर चीफ कमिश्नर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इस तरीके से डिक्लेयर किया गया था इस गवर्नमेंट के द्वारा। Despite the transfer of authority to the आजाद हिंद गवर्नमेंट, रियल कंट्रोल जो अंडमान निकोबार आइलैंड वो किसका रहा था? मेन पावर कौन थी जो यहाँ पे घुस के आ गई थी? जापान। जापान की हेल्प से तो आए थे ये सब कुछ। तो मेन गवर्नमेंट अभी भी जापान इंपीरियल फोर्सेस का रहेगा। विद रेफरेंस टू आजाद हिंद गवर्नमेंट कंसीडर्ड फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, डिस्कस देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर वाज डिक्लेयर्ड
द प्रोविजनल कैपिटल ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट। प्रोविजनल कैपिटल, हाँ ये इसको डिक्लेयर किया गया था पोर्ट विलियर को एक तरीके से। सिंगापुर सर्व्ड एज कैपिटल एंड एग्जाइल आजाद हिंद गवर्नमेंट, हाँ ये भी सही है। कैपिटल एग्जाइल क्या थी, सिंगापुर था उसका। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जब इसको लिबरेट कर दिया था तो पोर्ट विलियर को कैपिटल डिक्लेयर किया गया था, दिसंबर 1943 का नाम, ठीक है। रंगून वर्मा आल्सो फंक्शनल कैपिटल है, हाँ ये भी क्योंकि बाद में हेडक्वार्टर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो ये भी एक तरीके से कैपिटल एग्जाइल थी रंगून। दो थी सिंगापुर, बाद में रंगून, और एक तरीके प्रोविजनल जो कैपिटल बनी थी जब लिबरेट कर लिया गया था अंडमान निकोबार को, तब बनी थी पोर्ट ब्लेयर। तीनों आपको याद लोकेशन रखनी है। With reference to provisional government of free India, मतलब आजाद हिंद गवर्नमेंट, which of the following role was not held by सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बोस ने तीन रोल लिए थे, कौन कौन से लिए थे? हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ वॉर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उन्होंने किसी और को दिया था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उनके द्वारा नहीं था, तो इसने पूछा कौन कौन सा रोल लिया था, डी ने लिया था। बाकी तीनों हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ वॉर, इन्होंने अपने लिए इंक्लूड किए थे। हु वाज अपॉइंटेड एज फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था आजाद हिंद गवर्नमेंट के अंदर? तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था चटर्जी को, एसी चटर्जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था इस गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अब दो तीन और मिनिस्टर आएंगे। हु वाज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ वुमेन अफेयर। वुमेन अफेयर में लक्ष्मी स्वामीनाथन जी सहगल, ठीक है, वो एक तरीके से उनकी एक अलग रेजिमेंट भी थी, और सहगल जी की इनको एक तरीके से मिनिस्टर ऑफ वुमेन अफेयर भी इनके द्वारा बनाया गया था। फिर मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिसिटी किसको रखा गया था? इसके लिए एस ए अय्यर को एक तरीके से मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिक पब्लिसिटी के लिए रखा गया था। ठीक है, इनको ये वाली अपॉइंटमेंट दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस इंटर्ड इनटू एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्रिजनर ऑफ वार विच इस कंट्री। किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया था इंडियन प्रिजनर ऑफ वार के लिए? जापान के साथ किया था, आईएनए बनाने के लिए। ठीक है, व्हेन डिड आईएनए फर्स्ट रीच इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल पे उन्होंने पैर कब रखा था? ठीक है, ये डेट पूछ ली जाती है। मार्च 1944 में। कहाँ से घुसे थे? मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर से घुसे थे। एंट्री कहाँ से ली थी? मणिपुर और नागालैंड से, मार्च 1944 के अंदर। और इन्होंने झंडा भी फहराया था मोइरंग मणिपुर के अंदर अप्रैल 1944 में। ठीक है, मार्च 1944 में इम्फाल और कोहिमा जो एक तरीके से कैपिटल है नागालैंड और मणिपुर के, तो वहां से एंट्री लिए थे। और उसके बाद मोइरंग में 1944 के अंदर ही अप्रैल के अंदर मणिपुर में इन्होंने अपना झंडा भी फहराया था। When did INA attempted to invade India through Imphal और कोहिमा का फ्रंट्स? कब इन्होंने अटेम्प्ट किया था, मतलब ये कब घुस गए थे इंडिया के अंदर? ठीक है, तो वही मार्च टू जुलाई का टाइम था। अप्रैल में झंडा भी फहराया था, फिर बाद में रिट्रीट करना पड़ता, हार हो जाती है इन लोगों की, फिर बाद में रिट्रीट कर जाते हैं। ठीक है, ऑन विच डेट डिड INA होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन इंडियन सॉइल। पहली बार झंडा कब फहराया गया था, वो डेट कौन सी थी? अप्रैल 1944 था, तो ये 14 अप्रैल 1944। डेट याद रखनी है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कौन सी डेट थी। आप लोगों को लगेगा कि इतना डिफिकल्ट तो नहीं याद रहेगा, पर एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से। ऑपरेशन यूगो लॉन्च ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन यूगो इज ऑल्सो नोन बाई विच अदर नेम। इनका इसका जो जैपनीज नाम था वो क्या था? वो था ऑपरेशन सी। ऑपरेशन सी इसका जैपनीज नाम रखा गया था। ऑपरेशन यूगो का नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब जब वो इम्फाल और कोहिमा से एक तरीके से कैप्चर करके इंडिया के अंदर मतलब प्लान कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स को भगा के उस पर ओवरटेक करने का इंडिया का ऊपर, तो ये उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन यूगो, और उसको जैपनीज में बोलते थे ऑपरेशन सी 44 के अंदर। ठीक है, वो अपना जो कोहिमा इम्फाल वाला कैंपेन था उसी के अंदर। हु लेड द होस्टिंग ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 14 अप्रैल 1944 ड्यूरिंग द आईएनए कैंपेन। किसने झंडा फहराया था, मतलब ये पूछने की कोशिश ये कर रहा है। तो ये फहराया गया था मलिक जी के द्वारा। ठीक है, कॉलोनल शौकत हयात मलिक के द्वारा फहराया गया था। किसकी लीडरशिप में? सुभाष चंद्र बोस जी की लीडरशिप में। पर एक्चुअल किसने फहराया था? हयात मलिक ने, याद रखना है नाम इनका। ओवरऑल लीडरशिप किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। एज पर द ऑफिशियल एक्सेप्टेड वर्जन, व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस डाइड। सुभाष चंद्र बोस की कब मृत्यु हुई थी? जो ऑफिशियल एक्सेप्टेड डेट है इनकी, 18 अगस्त 1945। ठीक है, अब डिबेट इस पे चलती है कि एक्चुअल में इनकी कहाँ हुई थी, पर एज पर जैसे बुक में देखने को मिलता है डेट यही है, 18 अगस्त 1945, ये आपको याद रखनी है। 18 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? ताइपाई ताइवान का राउंड। फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल टुक प्लेस। जो आईएनए जब ये एक तरीके से जब जापानीज रिट्रीट कर गए थे,
तो जो इन जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे जापान की तरह यूज किए जा रहे थे इंडिया के अंदर घुसने के लिए, आईएनए जिनके द्वारा बनाई हुई थी, उनको पकड़ लिया गया था बाद में। फिर उनका ट्रायल हुआ। कहाँ पर हुआ? ओपन में हुआ ट्रायल। वो कहाँ हुआ? रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर, जिसको अभी भी एक तरीके से फेमस रेड फोर्ट ट्रायल की तरह बोला जाता है। तो इसमें मेन मेन कौन थे जिनका ट्रायल हुआ था? एक तो शाहनवाज खान थे, जिसका मैं बताया था आप लोगों को, याद रखना आपको। ठीक है। गुरबख्श सिंह ढिल्लन थे, और प्रेम कुमार सहगल थे। ठीक है, एक मुस्लिम हो गए, एक पंजाबी सरदार वो टाइप हो गए, और एक सहगल अपने हो गए। ठीक है। तो शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम कुमार सहगल, ये 3 लोगों का ट्रायल वहां पे हुआ था। डेथ पनिशमेंट दी हुई थी, पर बाद में उसको एक तरीके से लाइफ टाइम इम्प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हु एडवोकेटेड डिफेंडेड द आईएनए ऑफिसर ड्यूरिंग आईएनए ट्रायल? किसने डिफेंड किया था इनको? जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरीके से डिफेंड किया था। ठीक है, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिफेंड किया गया था इन आईएनए ऑफिसर्स को, जिनको एक तरीके से रेड फोर्ट ट्रायल में सजा सुनाई गई थी। इसके साथ साथ भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, आसिफ अली, कैलाश नाथ खड़से। ठीक है। इन चारों में से महात्मा गांधी नहीं था, सिराज गोपालचंद नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था। ये तो उनकी तरफ था, अंग्रेजों की तरफ। ठीक है, सिराज गोपालचंद, महात्मा गांधी ये थे ही नहीं, वायलेंस चाहते ही नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक तरीके से उनकी तरफ से लड़े थे केस। ठीक है, डिफेंड किया था उन लोगों को। और साथ साथ में कुछ भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, असफ अली और कैलाश नाथ खड़से, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। INA officer was sentenced to 7 year rigorous imprisonment in early 1946 for waging war against the King Emperor। किस आईएनए ऑफिसर को 6 साल की सजा सुनाई गई थी? वो 7 साल की सजा सुनाई गई थी। उन 3 को तो हुई थी डेथ पनिशमेंट, इसको सुनाई गई थी 7 साल की सजा। कौन सा? राशिद अली। नाम क्या है? राशिद अली। इनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। बाकियों को क्या हुई थी? डेथ सेंटेंस। इन फेमस आईएनए रेडफोर्ड ट्रायल, विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनए ऑफिसर वाज नॉट गिवन ए डेथ सेंटेंस? किसको डेथ सेंटेंस नहीं हुई थी? 3 लोगों को हुई थी। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन। इसको क्या हुआ था? राशिद अली को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 ईयर पनिशमेंट एक तरीके से, और इन 3 को डेथ सेंटेंस। व्हाट वाज द मोटो ऑफ आईएनए? आईएनए का मोटो क्या रखा गया था? देखो, आईएनए का मोटो था हिंदुस्तानी लैंग्वेज, मतलब हिंदी प्लस में उर्दू लैंग्वेज के एक तरीके से मिक्सचर। तो वो था इतिहाद, इत्माद, कुर्बानी। हिंदी में समझ लेते हैं इसका मतलब। इतिहाद, इत्माद, कुर्बानी, मतलब यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। इतिहाद यूनिटी, इत्माद फेथ, और कुर्बानी सेक्रीफाइस। हिंदी में मतलब ये था। बाकी ये जो इतिहाद, इमाद, कुर्बानी है, ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसका एक तरीके हिंदी और उर्दू का एक तरीके से मिक्सचर। ठीक है, ये भी आ सकता है। और एक इंग्लिश में पूछ ले कि यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस, वो भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। मोटो, द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो ये लिखा हुआ है, इज रिटन इन विच लैंग्वेज? इतिहाद, इमाद, कुर्बानी, ये लिखा हुआ है हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदू का एक मिक्सचर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे। आईएनए से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर का बेस्ट टॉपिक, मतलब फेवरेट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। आजाद आजाद हिंद गवर्नमेंट, आईएनए, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, एक बार वीडियो देख लेना, उससे ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके जब भी मन करे टॉपिक करने का, सीधा क्वेश्चन कर लेना। साथ साथ में एक्सप्लेनेशन आपको साथ में नीचे मिल जाएगा, पूरा टॉपिक थ्योरेटिकली कवर हो जाएगा, और एग्जाम की एक अप्रोच भी मिल जाएगी, एग्जामिनर आपसे क्या पूछने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।